जय हिंद। मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हम सभी? उम्मीद है सभी सुरक्षित होंगे, उनकी फैमिली भी सब बढ़िया होगी और हर कोई अब पहले की तरह ना करके इस बार पूरा पूरा फोकस कर रहा होगा, है ना? क्योंकि पूरा पूरा फोकस करेंगे तभी तो हमें इस पहले की तरह जो हमने क्या किया, एग्जाम जैसी आए तैयारी हमने शुरू कर दी, बट उससे पहले कुछ भी सही से नहीं पढ़ा। लेकिन इस बार हमें नहीं करना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, टर्म सेकंड का प्रोडक्शन फंक्शन वाला। अभी हमारा सेकंड है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट यानी कि लागत की अवधारणा है। यानी कि ये जो चैप्टर है ना, बेसिकली इसे चाहे इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट्स देखे या कोई और देखे, दोनों के लिए यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ये हमें ये बताता है कि कोई बंदा अगर बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस करने के लिए जब वो किसी चीज का प्रोडक्शन करता है तो कैसे लागत निकलती है, और लागत जो निकलती है उसमें से कितना प्रॉफिट हमें मार्जिन के रूप में ऐड करना पड़ता है कि हम अपना प्रॉफिट भी निकाल सकें। तो बेसिकली आज का जो चैप्टर है ना, इसी कॉस्ट के ऊपर है। लागत, कॉस्ट होती क्या है, कितने प्रकार की होती है और कैसे पता चलता है कि किसी वस्तु की कीमत क्या है, वो सब कुछ इसके अंदर हम जानेंगे। सो सारे बच्चे तैयार हो जाए, शुरू करते हैं फटाक से आज का चैप्टर। ठीक है, समय ना लेते हुए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। क्या है ये, क्या कह रहा है? प्रत्येक फर्म, अब प्रत्येक यानी कि कोई भी फर्म होगी, वो वस्तुओं का उत्पादन करते समय उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, कच्चे माल तथा मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग करती है। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि जब भी कोई भी फर्म किसी वस्तु का प्रोडक्शन करती है तो प्रोडक्शन करने के लिए उसे फैक्टर चाहिए होते हैं। फैक्टर कौन कौन से हैं? इसको तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। लैंड हो गया, हमारा कैपिटल हो गया, इसके अलावा हमारा लेबर हो गया, ठीक है, और ठीक है, और ये हो गया हमारा लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया और एंटरप्राइजेस हो गया जो चीज को मैनेज करेगा। ठीक है, तो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, साथ ही साथ कच्चा माल, रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होता है ना किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए। हमें ये सारी चीजें तो हो गई जो उसको बनाने के लिए चाहिए, लेकिन बेसिकली जो कच्चा माल जिसका मैं यूज करके नए प्रोडक्ट बनाऊंगा उसका भी तो होना बहुत जरूरी हो जाता है ना। और मध्यवर्ती वस्तु, तो वस्तुओं के प्रकार के बारे में बेसिकली आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि 12th क्लास के अंदर है। दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, अंतिम जिसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं, और सेकंड होते हैं आपकी मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स। बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स हमारी वो गुड्स होती हैं जिनकी वैल्यू में अभी इंक्रीमेंट बाकी होती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लिया जाए एक हलवाई है। ठीक है, एक हलवाई है और वो 5 लीटर दूध लेके आता है। 5 लीटर दूध लेके आता है, लेकिन कौन कौन लेके आता है? हलवाई लेके आता है। अब क्या 5 लीटर दूध का चाय बनाएगा या खुद पिएगा? नहीं, ना चाय बनाने का काम है इसका, ना ही इसका खुद ये पीने के लिए इतना लाया है। तो फिर लाया किस लिए? ये इसका इस्तेमाल करेगा रसगुल्ला बनाने के लिए, यानी कि कोई भी स्वीट्स बनाने के लिए जिसके अंदर मिल्क का यूज किया जाता है। अब ये बताओ कि 5 लीटर जो दूध लाया, मैं मान के चलता हूँ कि 1 लीटर की जो वैल्यू है वो 40 है। ठीक है, अब 5 लीटर का अगर 5 लीटर लेके आया तो 4 5 20, 200 रुपये हो गया। अभी 200 रुपये का जिसने यूज किया स्वीट्स बनाने के लिए, तो क्या स्वीट्स भी 200 रुपये का ही देगा? नहीं देगा ना। स्वीट्स कितने का देगा? स्वीट्स देगा 300 रुपये किलो का। ठीक है, ज्यादा ज्यादा 350 किलो, क्योंकि कुछ और भी तो डालेगा इसके अंदर। तो इस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस 200 रुपये का जो खर्च हुआ मेरा दूध के ऊपर, 5 लीटर दूध के ऊपर, वो मेरा किस रूप में हुआ? मध्यवर्ती वस्तु के रूप में हुआ। इसको कहते हैं हम इंटरमीडिएट कमोडिटी। ठीक है, जिसका इस्तेमाल किसी दूसरी वस्तु को बनाने के लिए किया गया है और उसके मूल्य में वृद्धि की जानी है। क्यों? क्योंकि दूध लाया मैं 200 रुपये, इसका मैंने बनाया स्वीट्स, अब इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया ना मैंने। तो जब मैंने बढ़ा दिया तो इस वजह से क्या हो गया? ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लेकिन अगर यही 5 लीटर दूध अगर फैमिली लेती, परिवार लेता, तो परिवार का उद्देश्य क्या होता? उसका ऑब्जेक्टिव ये होता कि उसका इस्तेमाल फैमिली मेंबर्स को पीने के लिए हो सकता है, चाय बनाने के लिए हो सकता है, या फिर खीर बनाने के लिए हो सकता है। चलो उसने पीने के लिए, चाय पीने के लिए छोड़ देते हैं, चाय बनाया, खीर बनाया, तो इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था फैमिली वालों को सर्व करना, ना कि इसको बेचना। तो इसका बेचने का पर्पस नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जो दूध है ये फाइनल गुड्स कहलाती है। तो जो कोई भी कमोडिटी होती है ना, वो यूज करने वाले पर्सन पे डिपेंड करती है कि वो जो कमोडिटी है वो हमारी फाइनल है या फिर इंटरमीडिएट है। सो उम्मीद करता हूँ कि मध्यवर्ती अब समझ में आ गया होगा कि क्या है,
कि जिसके मूल्य में भी वृद्धि की जानी है वो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, ठीक है। और कच्चे माल का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके हाथ में जो फोन है, अब वो जो फोन है उसके अंदर कितनी चीजें लगी होंगी, उसके अंदर बैटरी है, ठीक है ना, इसके अलावा उसका मदरबोर्ड है, ठीक है, इसके अलावा उसके ऊपर जो मेटल लगा हुआ है, प्लास्टिक का यूज जो किया गया है, ये सारी की सारी क्या होगी, सारी की सारी हमारी क्या होगी, ये रॉ मटेरियल होगा, यानी कि कच्चा माल होगी। अब इन्हीं कच्चे माल का इस्तेमाल करके हम अपनी यूजफुल कमोडिटी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम कहते हैं फोन, और जो हमारे बहुत काम आता है, जैसे कि अभी आपके काम आ रहा है इस वीडियो को देखने में, करेक्ट ना। तो अब समझ में आया कहना क्या चाह रहा था, ये कहना चाह रहा है कि जितनी भी फर्में वो वस्तुओं का उत्पादन करते समय क्या करती है, वो लैंड का, लेबर का, कैपिटल का, रॉ मटेरियल का और इंटरमीडिएट गुड्स का यूज करती है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनपुट्स कहते हैं, आगत कहते हैं, ठीक है। इन आगतों पर जो खर्च किया जाता है ना, यानी कि इसके अब भूमि फ्री में तो मिलेगी नहीं, इस पे मैं किराया दूंगा या तो खरीदूंगा। श्रम, यानी कि जो लोग मेरे पास काम कर रहे हैं उनको मजदूरी दूंगा, सैलरी दूंगा। पूंजी, उस पर मुझे ब्याज देना पड़ जाएगा। कच्चे माल खरीदने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मध्यवर्ती वस्तु खरीदने के लिए भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में तो मुझे मिलेगा नहीं। तो इन सभी पे मेरा कुछ ना कुछ खर्च आएगा। तो ये खर्च को ही क्या कहते हैं हम, उत्पादन की लागत कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में था ना, एकदम बहुत सरल में। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन सिंपल वे यू कैन से कि जितनी भी चीजें यूज की जाती है, यानी कि वो हर एक इनपुट विच इज यूज टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी, और उस पर जो खर्च किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो बहुत सिंपल था। तो एक फर्म अपनी उत्पादन की लागत के आधार पर यह निर्णय लेती है कि वस्तु की कितनी मात्रा में पूर्ति करनी, क्योंकि हर एक कंपनी की कैपेसिटी अलग होती है। कोई 100 रुपये खर्च कर सकता है एक दिन का, कोई 200 रुपये खर्च कर सकता है, कोई 300, कोई 400, यानी कि हर किसी की कैलिबर जो होती है वो अलग अलग होती है। तो वो उसी कैपेसिटी कितना वो कैश कोस्ट वहन कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, उसी के अनुसार वो प्रोडक्शन करते हैं। आए समझ। अब अर्थशास्त्र के रूप में अगर समझा जाए तो यहाँ पर ना लागत को ना कुछ विभिन्न अर्थों में बताया गया है। इसको वास्तविक लागत के मतलब अर्थशास्त्र के अंदर वास्तविक लागत भी है, अवसर लागत भी है, इस चीज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट टर्म के अंदर। अब निहित लागत क्या है, स्पष्ट लागत क्या है, ये चीज जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये चीज नहीं है हमारे लिए। मौद्रिक लागत अगर मैं आपको नहीं भी बताता हूँ ना तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्यों? मौद्रिक का मतलब मुद्रा से है, मनी से है, ठीक है। और लागत मतलब कॉस्ट हो गया। इसका मतलब मैंने भूमि खरीदा, तो भूमि किस में खरीदा, मनी में खरीदा, यहाँ भी मनी का यूज हुआ, यहाँ भी मनी का यूज हुआ, कच्चे माल को खरीदने के लिए भी मनी का यूज हुआ। तो इस सारा का सारा हमारा हिस्सा जो है ना, ये मनी मनी लागत कहलाता है, मॉनेटरी कॉस्ट कहलाता है। गॉट इट। ये चीज मैंने इंग्लिश में बता रखी है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, फटाक से समझा देता हूं उनको भी। while producing goods every firm uses means of production, that is land, labor, capital, raw materials and intermediate goods which are called input। और इन इनपुट पर जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया जाता है उसी को कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है कि जितने भी हमारे इनपुट होते हैं उन इनपुट पर जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है उसी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसी कॉस्ट के बेस पर कोई भी फर्म डिसीजन लेती है कि उसे कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है या सप्लाई करना है। गॉट इट। और हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर इसे कुछ इस प्रकार बांटा गया है, एक एक्चुअल कॉस्ट हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया और मॉनेटरी कॉस्ट हो गया। अब एक एक करके इन सभी के बारे में हम जानते हैं कि ये है क्या। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं हम रियल कॉस्ट के बारे में या एक्चुअल कॉस्ट के बारे में। तो अर्थशास्त्र में ना जो रियल कॉस्ट है उसकी अवधारणा डॉक्टर मार्शल ने किया है। कई बार आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछ रहता है कि वास्तविक लागत की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, किसने रियल कॉस्ट के बारे में बताया, तो वो है हमारे डॉक्टर मार्शल। ठीक है। तो वास्तविक लागत क्या है? बेसिकली वास्तविक लागत वो लागत होती है जो एक इंसान किसी चीज का प्रोडक्शन करने में उसको पूरा पूरा वक्त देता है, जिसके अंदर आप इसको मत पढ़ो, आप मेरी केवल बातों को सुनो। कैसे? मान लिया जाए कि आप हैं, आप ना क्या कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप पेन बना रहे हैं, ठीक है, आप पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इस पेन को प्रोडक्शन करने के लिए आपने एक दिन के अंदर 8 घंटे का समय दिया,
ठीक है, एक दिन के अंदर 8 घंटे का समय दिया। इस 8 घंटे में क्या क्या किया आपने, सामान को यहाँ से यहाँ पहुंचाया, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचाया, उठाया, रखा, उसको पोंछा, साफ किया, मशीन में बनाया, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटी की। तो वो सारी की सारी जो एक्टिविटी, बेसिकली जितनी भी एक्टिविटी है ना, आपकी फीलिंग से जुड़ी है। आपने उसमें अपना मतलब मेहनत की, खून पसीना लगाया, रात दिन एक कर दिया, और तब जाकर के आपने बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया, सेल किया, प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर आपकी जो शारीरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, आपकी भावनाओं का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसको और बेहतर करने के लिए, बेसिकली उसी चीज को अर्थशास्त्र के अंदर वास्तविक लागत कहा गया है। ठीक है, अब समझाता हूँ परिभाषा से कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो वास्तविक लागत बेसिकली वह लागत है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा उनकी सेवाएं पूर्ति करने में, जैसे कि कष्ट, दुख, परेशानी आदि के रूप में उठानी पड़ती है। ये क्या है, ये सारे हमारे एहसास है, हमारी फीलिंग्स है, जो उस पेन को प्रोडक्शन के लिए हमें करना पड़ता है, अपना खून पसीना देना पड़ता है। तो ये ही चीज को हमें वास्तविक लागत कहते हैं, एक्चुअल कॉस्ट या रियल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और वही मार्शली शब्दों में बताया गया है। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, अब एक एग्जाम्पल और समझ लो ताकि ये और स्ट्रांग हो जाए आपके मन में। एक कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाने में 8 घंटे का परिश्रम लगाता है। ठीक है, अब इस 8 घंटे का मेहनत करने पर उस बर्तन की जो वास्तविक लागत है क्या कहलाएगी, जो उसने 8 घंटे मेहनत किया है ना, और मेहनत करने में जो भी एक्टिविटी उसके द्वारा की गई है, वही एक्टिविटी, वही परिश्रम एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी, वास्तविक लागत कहलाएगी। आए समझ। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये एक भाववाचक धारणा है, क्योंकि फीलिंग से रिलेटेड है, तो इसको हम माप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोई होगा जो बहुत ही मन लगा करके किसी काम को करता है, और किसी किसी का बिल्कुल मन नहीं करता क्योंकि उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बस जैसा चल रहा है चलने तो किसी तरह कर लो। लेकिन कोई पर्सन उसी काम को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से करता है, कमाता तो है ही, साथ में तरक्की भी पाता है। तो वो एक भाववाचक धारणा आती है, और वही भाववाचक धारणा हमारी एक्चुअल कॉस्ट होती है, वास्तविक लागत होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बार समझते हैं रियल कॉस्ट इन इंग्लिश। द कंसेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स वाज propounded by Dr. Marshall. क्या है? Real cost is the cost which the owners of the means of production have to bear in the form of pain, misery, trouble, etc. in supplying their services. यानी कि अपनी सेवाओं को पूर्ति करने में जो उसका मालिक होता है वो क्या करता है, वो बहुत सारी चीजें सह सकता है। उसको प्रोडक्शन करने के लिए उसको दर्द होता है, दुख होता है, समस्या होती है। तो ये क्या है, इस जो फीलिंग्स है ना, उन्हीं फीलिंग को रियल कॉस्ट कहा गया है, जिसे एक्चुअल में हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बाकी एक चीज और बता देता हूँ कि मार्शल ने अपने वर्ड्स में से कैसे कहा है। इसने कहा है, ऑल द एफर्ट एंड सेक्रीफाइस इन्वॉल्व इन द deferment of consumption or the weights necessary to save for the various types of labor directly or indirectly engaged in the production of a commodity and the capital employed in its production together make up all the effort and sacrifice of that commodity will be called the actual cost. क्या कहा इसने, कहा कि जो मालिक है, जो वस्तुओं यानी कि कैपिटल, कमोडिटी और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसके द्वारा जितने भी एफर्ट्स किए गए, जो भी सेक्रीफाइस किया गया, जिसकी वजह से उसको दुख पहुंचा है, प्रॉब्लम आई है, बट फिर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंगेज है कमोडिटी के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो उसी चीज को, उसके द्वारा जितने भी एफर्ट्स किए गए, इन सभी चीजों को मिला करके वो ही एफर्ट्स उसके एक्चुअल कॉस्ट होते हैं, जिसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। So finally, we have understood what is real cost. आगे चलते हैं। अगला है आपका अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टर्म फर्स्ट के अंदर आ चुका है हमारा। ठीक है, वहां पे हमने यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था, सीमांत लागत के बारे में पढ़ा था, वैसे वहां पे अवसर लागत के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब अवसर लागत क्या है, तो अवसर लागत की धारणा लागत की आधुनिक अवधारणा है। जैसे किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में उसके मूल्य से है। अब ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग क्या है, मान के चलिए कि दो कंपनी है ए और बी। मैं पहले ए कंपनी में गया, यहाँ इंटरव्यू दिया, इसने कहा कि आपको 20,000 की सैलरी मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा कल से।
इसे सेट कर लिया मुझे। फिर अगले शाम को जब मैं घर पहुंचा तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि यार बी नाम की एक कंपनी है, वहां पे चला जा, काम भी अच्छा है और सैलरी कितने दे रहे हैं, 25,000 दे रहे हैं। मैंने कहा यहाँ से 5,000 ज्यादा फालतू मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ही जाना पसंद करूंगा। मैं यहाँ पे गया, इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हो गया और मुझे 25,000 की जॉब मिल गई। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी ये 20,000 है। क्यों? क्योंकि 25,000 की सैलरी को पाने के लिए मुझे 20,000 की सैलरी को त्यागना पड़ा। ऐसा तो है नहीं कि दोनों कंपनी में एक साथ काम कर लूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट। तो फिर क्या हुआ, बी कंपनी के अंदर काम करने के लिए जहां पे मुझे 25,000 की सैलरी मिल रही थी, ए कंपनी के अंदर 20,000 की सैलरी को मैंने ठुकरा दिया, यानी कि त्याग दिया। तो ये दूसरा सर्विसेज मूल्य कौन सा है, पहला तो मेरा 20,000 था, लेकिन दूसरा कौन सा है, 25,000 है। तो दूसरा सर्विसेज मूल्य के प्रयोग में हमने क्या किया, इस मूल्य को त्याग दिया। तो इसी को कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है कि जैसे ही हमें कोई दूसरा ऑप्शन मिलता है, उससे बेटर ऑप्शन, तो हम पहले वाले ऑप्शन को अबंडन कर देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है। तो इस धारणा के अनुसार जब किसी एक वस्तु के उत्पादन में साधनों का प्रयोग किया जाता है, साधन यानी कि हमारे मीन्स हो गए, यानी कि रिसोर्सेस हो गए, उनका यूज किया जाता है, तो अन्य वस्तुओं की उन मात्राओं को त्याग करना पड़ता है जिनके उत्पादन के लिए साधन सहायक होते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को समझो, मान लिया जाए कि ये मैंने एक बनाया एक्सिस, ये वाई है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है। अब मान के चलता हूँ कि इस वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पे मेरा गेहूं का यानी कि वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे मेरा कितना, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा राइस का हो रहा है। ठीक है, यानी कि धान का हो रहा है। यहाँ पे मेरे गेहूं का, यहाँ पे धान का। तो जब मेरे जितने भी, हमें पता है कि जो रिसोर्सेस है हमारे वो क्या है, वो लिमिटेड है, और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करना है मुझे गेहूं के लिए भी और धान के लिए भी। तो जब मैं सारे रिसोर्सेज गेहूं पे लगाता हूँ ना, तो गेहूं की मैं मैक्सिमम 100 केजी यूनिट का प्रोडक्शन कर पाता हूँ। ठीक है, आए समझ। जब मैं सारे रिसोर्सेज गेहूं के प्रोडक्शन में लगा रहा हूँ, और तब यहाँ पे राइस का कितना, मेरा 0। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पे कम करता जा रहा हूँ, यानी कि कुछ रिसोर्सेज को अब मुझे राइस के प्रोडक्शन में लगाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ के रिसोर्सेज को घटा करके राइस के प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, उससे उससे ये होगा कि जो 100 किलो का प्रोडक्शन मेरा हो रहा था वो घट करके 90 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और एक पॉइंट पे 0 भी हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 0 से 10 हो जाएगा, 20, 30, 40 किलो पहुंच जाएगा। और जब ये 40 किलो पहुंचेगा ना, तो इस पॉइंट पर ये जो गेहूं का है वो 0 है। क्यों? क्योंकि अगर हम सारे रिसोर्सेज को राइस के प्रोडक्शन में लगाते हैं तो 40 केजी का प्रोडक्शन होता है, और तब गेहूं का 0। लेकिन अगर गेहूं पे सारे लगाते हैं तो गेहूं का मैक्सिमम 100 केजी होता है और राइस का 0। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे गेहूं में से रिसोर्स को घटा करके राइस में लगा रहे हैं, तो गेहूं का प्रोडक्शन घटता चला जाता है और राइस का बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 10 किलो प्रोडक्शन के लिए मुझे यहाँ पर 10 किलो गेहूं का नुकसान झेलना पड़ रहा है ना, त्यागना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक इसको त्यागूंगा नहीं तब तक मुझे राइस का प्रोडक्शन मिलेगा नहीं। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर रिसोर्सेज को बढ़ाते जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा जो क्या है, हर एक अगला स्टेप बढ़ता जा रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, 10 से 20 हो गया, लेकिन ये 90 से 70 हो गया। तो जितना कम हो रहा है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आए समझ। अब एक उदाहरण से और समझा देता हूँ, मैं इसलिए समझाता हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चों आपको, ताकि ना इतना सा भी डाउट आपके मन में ना रहे यार। हर एक चीज इतने अच्छे से आपको क्लियर हो जाए ना, कि कभी भी आपके सामने सवाल आ जाए, आज कल परसों, इवन पढ़ाई खत्म हो जाए आपकी क्लास 12th की, तब भी 11th की खत्म हो जाए, तब भी आप आगे जाए और कोई आपसे पूछ ले तो जबान पे उसके आंसर होना चाहिए। मैं केवल इस वे में आपको पढ़ाना चाहता हूँ। मेरा जो मकसद होता है, मैं केवल आपको पास होने के लिए नहीं पढ़ाता, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ ना कि आप पास तो हो ही अच्छे मार्क्स से, साथ में जीवन भर वो चीजें याद रहें। क्योंकि ज्ञान हमेशा साथ रहे तो वो फायदा होता है, केवल पास होने के लिए अगर ज्ञान पास में है तो उसका कोई लाभ नहीं। ठीक है। तो उदाहरण के लिए किसान के खेत में गेहूं, ठीक है, गेहूं तथा चना दोनों फसलें पैदा करता है। ठीक है, यदि वे केवल गेहूं का उत्पादन करता है तो उसे चने का त्याग करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया। बेसिकली ये वही एग्जांपल दे रहा है जो मैंने यहाँ पर गेहूं और राइस का एग्जांपल लिया। सो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा, मैं जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं थोड़ा उनको भी समझा देता हूँ फटाफट।
द नोशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, यानी कि क्या है, आधुनिक अवधारणा है हमारी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ रिसोर्स रेफर्स टू इट्स वैल्यू इन द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, यानी कि जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है, वो ये रेफर करता है कि हमारा जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूजेस है उसको पाने के लिए हमें पहले वाले का अबंडन करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। और वही एग्जांपल यहाँ पे बताया भी गया है कि अ फार्मर कैन ग्रो बोथ wheat and gram in his field. If he produce only wheat, he will have to give up gram. मतलब अगर वो केवल wheat का प्रोडक्शन करना चाहता है तो फिर वहां पे ग्राम क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली इफ ही प्रोड्यूसेस ग्राम देन wheat will have to be sacrificed. और अगर वो केवल ग्राम का प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसे wheat को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एंड दिस सेक्रीफाइस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत सिंपल तरीका था ना। अगर मैं आपको खाने की बात कहूँ कि आपको भूख लगी है और सामने पनीर, मटर पनीर रखा है और एक जगह रखा हुआ है चावल, छोले चावल, मतलब चावल तो है आपके पास लेकिन सब्जी में दो क्वांटिटी है, मटर पनीर है और ये लेके चलता हूँ चिकन भी है, और आप नॉन वेज है लेकिन आपको मटर पनीर भी पसंद है, आपको चिकन भी पसंद है, दोनों पसंद है लेकिन लेना एक ही है, ऐसा रूल है। तो सबसे ज्यादा आप किसे लेना पसंद करेंगे, उस मोमेंट पे आप उसका चयन करेंगे जो सर्वश्रेष्ठ होगा, यानी कि सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो सबसे ज्यादा आपको सेटिस्फाई कर रहा होगा, चाहे वो मटर पनीर हो चाहे वो चिकन। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, अगर आप चिकन यूज करते हो तो मटर पनीर का त्याग करना पड़ेगा, मटर पनीर यूज करते हो तो चिकन का त्याग करना पड़ेगा। तो जिस चीज का त्याग कर रहे हो, जिस चीज को सेक्रीफाइस कर रहे हो, वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। गॉट इट माय पॉइंट। नेक्स्ट, अब आता है मेन चीज जिसे समझना बहुत जरूरी है, स्पष्ट लागत है यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये क्या है, एक फर्म द्वारा किए जाने वाले सब खर्चे, टोटल खर्चे जिनका भुगतान दूसरों को किया जाता है, हमारी स्पष्ट लागत है। स्पष्ट का मतलब ये होता है जो साफ साफ नजर आ रहा है एकदम क्लियरली। कैसे, मैंने क्या किया, मेरे को फोन बनाना था, ठीक है, मुझे क्या बनाना था, मुझे बनाना था फोन। अब फोन बनाने के लिए जो जो पुर्जे का इस्तेमाल किया गया, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मदरबोर्ड होती है, ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर बैटरी होती है, ठीक है, चार्जर का भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि फोन को चार्ज करना भी तो जरूरी है, ठीक है, इसके अलावा जो उस पर मेटल या प्लास्टिक का यूज किया जाता है कवर करने के लिए। तो ये सब की सब कंपनी तो कोई एक ही कंपनी तो नहीं बनाती, क्योंकि कंपनी अलग अलग जगह से पुर्जों को खरीदती है, फिर इनको ज्वाइन करके क्या बना देती है, मोबाइल बना देती है, सॉफ्टवेयर भी डालती है, और हार्डवेयर सारे हमारे हार्डवेयर होंगे। तो इन सभी चीजों पे खर्चा किया जा रहा है। मदरबोर्ड जहां से उसने मंगवाया होगा कुछ ना कुछ दिया होगा पैसा, बैटरी के लिए भी कुछ ना कुछ दिया होगा, चार्जर के लिए भी, और मेटल प्लास्टिक बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ किया होगा। तो इसने जो खर्चा किया है ना, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 जो भी हो, वही हमारी एक्सप्रेसिव कॉस्ट है। इन सिंपल वे, आपके हाथ में जो फोन है, अब वो फोन को चाहे अपने 12,000 में खरीदा हो, ठीक है, चाहे अपने 15,000 में खरीदा हो, जितने का भी खरीदा हो, तो वही क्या है, वही आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, यानी कि स्पष्ट लागत है जो साफ से समझ में आ रही है कि ये फोन मेरा 15,000 का, 20,000 का है। तो बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ये वाला। तो कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी। स्पष्ट का मतलब मैंने आपको शब्द से समझाने की कोशिश करो, स्पष्ट मतलब क्लियर, साफ समझ में आ रहा है, जो हमने दे दिया सबको दिख रहा है कि हाँ इसकी कॉस्ट इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, तो वो हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, स्पष्ट लागत है। ठीक है, explicit costs are all those expenses incurred by one firm which are paid to others। क्या, expenses incurred by one firm, those expenses यानी कि उन सभी expenses की बात कर रहा है जिसको हम देते हैं, उस भुगतान करते हैं, पेमेंट करने मतलब पेमेंट करते हैं जो भी चीजें हमें चाहिए होती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो बहुत सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत सिंपल थी बात। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी बड़ा आसान है बच्चों, बस ध्यान देना मेरे शब्दों को मैं क्या कहने जा रहा हूं। इम्प्लीसिट कॉस्ट मतलब निहित, और निहित का मतलब यानी कि वो लागत जो उसके अंदर है पर दिखाई नहीं देती। कैसे, अब मान लिया जाए कि जिस घर में आप रह रहे हो, बहुत बच्चे होंगे जो रेंट पे रहते होंगे और बहुत बच्चे होंगे जिनका अपना घर होगा, है ना।
तो जिनका अपना घर होगा उनको पता नहीं चलता कि वो उस कमरे की वैल्यू क्या है, उस कमरे का किराया क्या है। लेकिन जो रेंट पे रहते हैं वो तो हर महीने अपना रेंट देते हैं। तो जब रेंट दे रहे हैं तो वो किस में काउंट हो जाएगा, वो काउंट हो जाएगा आपका स्पष्ट लागत में। ठीक है, क्योंकि हमें साफ समझ में आ रहा है कि हाँ इसकी 5,000 रुपये किराया है जो हर महीने जाता है इस कमरे का। लेकिन आप जब अपने घर में रहते हो तो अपने घर में रहते हो, आप किराया क्यों देंगे और किसको देंगे, अपना ही घर है, दूसरे घर में थोड़ी ना रहे। लेकिन फिर भी डियर स्टूडेंट्स, आप जिस घर में रह रहे हो अगर वही घर किसी और को दिया जाता है किराए पर तो कहीं ना कहीं आपको 5,000 10,000 कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो रही होती। लेकिन क्योंकि आप उस घर में खुद ही रह रहे हो इस वजह से आपको ये किराया नहीं देना पड़ रहा। तो ना देने की वजह से ये किराया इसमें क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी और को देते तो साफ नजर आता कि इसका किराया 5,000 10,000 आ रहा है। लेकिन आप रह रहे हैं तो उस कमरे का कोई किराया नहीं दे रहे, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू है ना, 5,000 10,000 जो भी किराया उसको मिल सकता है। तो उसी वैल्यू को क्या कहा जाता है यहाँ पर, निहित लागत, यानी कि लागत उसके अंदर निहित है, शामिल है, परंतु दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि हम उसके अंदर खुद ही रह रहे हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल और दूं मैं आपको, तो मान के चलिए कि जब आपकी दुकान है मेडिसिन की, अब मेडिसिन की दुकान में अपने कोई और लेबर नहीं रखा है बल्कि अपने फैमिली मेंबर को ही उसमें डाल दिया है। मतलब अपने चाचा के भाई को ले लिया, ठीक है, या उनके बेटे को ले लिया, या फिर अपने फैमिली मेंबर में से पापा को बिठा दिया गल्ले पर। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो खर्चा तुमको बाहर देना पड़ता लेबरों को अलग से, वो घर में ही है, तो पैसा बच रहा है ना आपका। तो पैसा बच रहा है क्योंकि आपको देना नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए निहित लागत है। लेकिन बाहर से कोई बंदा काम करने के लिए आता है आपकी दुकान में तो आपको सैलरी देनी पड़ती है 10,000 12,000, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे खर्चा आपका हो रहा है। लेकिन क्योंकि आपके फैमिली मेंबर ही काम कर रहे हैं तो सैलरी का कोई बंटवारा ही मतलब देना ही नहीं पड़ेगा, कोई फिक्स सैलरी की हाँ 10,000 15,000 दे दिया, फैमिली मेंबर है, घर ही में पैसा आ रहा है, बच रहा है, तो ये आपकी निहित लागत होगी। आया समझ, था ना आसान ये भी। तो ये पॉइंट समझो, समझा रहा हूँ। एक उद्यमी की अपनी पूंजी का ब्याज, अपनी भूमि का लगान, क्या बोल रहा है, पूंजी पर मिलने वाला ब्याज, भूमि उसी की भूमि है, लेकिन अगर वो भूमि को खुद ही इस्तेमाल कर रहा है तो कोई खर्चा नहीं, कोई और इस्तेमाल करता है उस पर लगान मिलता है। जितना भी लगान मिलता है ना वो लगान उसमें निहित है, जहां पे वो खुद इस्तेमाल कर रहा है उस लैंड का। अपना श्रम वो खुद ही मेहनत कर रहा है डॉक्टर की मतलब दवाई की दुकान में, किसी और को नहीं रख रहा। तो इन अपने कार्यों के लिए मिलने वाला सामान्य लाभ क्या होता है, निहित लागतों में शामिल होती हैं, इसीलिए इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द entrepreneurs on resources, although the entrepreneur do not have to pay other for this, उसको पे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो खुद ही काम कर रहा है। The loss incurred by the entrepreneur due to not being able to use them in alternative work is equal to the cost involved, यानी कि यहाँ पर जो वैकल्पिक वर्क होते हैं अगर वो उसका प्रयोग नहीं कर पाता है तो फिर यहाँ पे उद्यमियों को हानि भी उठानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि मान लो वो घर का बंदा दवाई की दुकान पर रखेगा लेकिन उसको नॉलेज ही नहीं है, तो एक तो बहुत टाइम जाएगा समझाने के लिए कि इसकी दवाई को ये कहते हैं उसकी दवाई को ये कहते हैं। लेकिन कोई दूसरा बंदा आता है इसको पहले से नॉलेज है तो हमारा टाइम भी सेव होता है, और टाइम सेव होगा तो ज्यादा कस्टमर को इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भले ही निहित लागत बचाने के कॉस्ट बचाने के चक्कर में वो डॉक्टर पर्सन रहते हैं, बट फिर भी यहाँ पर जो बच रहा है एक तरीके से प्रॉफिट ही होता है। तो इसको हम निहित लागत कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता है क्योंकि जो भी चीज हम करना चाह रहे हैं उसमें अपनी फैमिली मेंबर को यूज कर रहे हैं, जिस फैक्टर हम यूज कर रहे हैं वो अपना ही यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से वहां पर जो कॉस्ट हमारा होता है बच जाता है, और जो बच जाता है उसको कहते हैं हम इम्प्लिसिट कॉस्ट, और जो दिखाई दे साफ साफ वो हमारा स्पष्ट लागत यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब आता है आपका मौद्रिक लागत यानी कि मनी कॉस्ट या फिर मॉनेटरी कॉस्ट। ये क्या है, सिंपल से मैंने आपको बताया, यहाँ पे समझना बहुत सिंपल है। किसी वस्तु का उत्पादन तथा बिक्री करने के लिए मुद्रा के रूप में जो धन खर्च करना पड़ता है, क्या बोला इसने, हमें किसी वस्तु का प्रोडक्शन करना है, उसको सेल्स करना है। अब उस प्रोडक्शन करने के लिए सेल्स करने के लिए हम जो भी खर्च करते हैं, जितना पैसा जितना मनी भी हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन करते हैं या फिर खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं उस पर, ठीक है। तो वो मनी ही क्या है हमारा, मॉनेटरी कॉस्ट है, मौद्रिक लागत है यार।
अब अर्थशास्त्री ने इसको क्या कहा, जैसे कच्चे माल है, अब कच्चे माल की कीमत वो किस में जाएगा, पैसा ही दे रहे हैं, मिलने वाला ब्याज जो इंटरेस्ट हम देंगे, जिसने पैसा लगाया होगा पैसे में ही देंगे, लगान जो किराया आएगा मनी में देना पड़ेगा, मजदूरी सैलरी के रूप में मनी में ही जाएगी, बिजली का खर्च मनी में ही जाएगा, घिसावट, एडवर्टीजमेंट, बैंकिंग, बीमा, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी पर कुछ ना कुछ मेरा खर्च होगा ना, तो ये खर्च ही मेरा मॉनेटरी कॉस्ट कहलाता है, मौद्रिक लागत कहते हैं। यानी कि वो हर एक वस्तु जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर कुछ ना कुछ लागत आ रही है, तो उस लागत को ही, क्योंकि हम उसको मुद्रा के रूप में व्यय कर रहे हैं, तो वो आपका मौद्रिक लागत कहलाएगा, मॉनेटरी कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारे कंसेप्ट है टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, साथ ही साथ हमारा मार्जिनल कॉस्ट। तो हम टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में। टोटल कॉस्ट क्या हमारा, बहुत सिंपल है, किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल धन व्यय करना पड़ता है उसे कुल लागत कहते हैं। मान के चलिए कि मुझे 500 कॉपियों का प्रोडक्शन करना है और 500 कॉपियों का प्रोडक्शन करने के लिए 2000 रुपये खर्च आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 500 कॉपियों की जो कुल लागत होगी वो 2000 होगी। आया समझ? दोबारा बताता हूँ। मान के चलिए कि मुझे महीने भर में, ठीक है, महीने भर में 500 कॉपी का प्रोडक्शन करना है महीने भर में, और इस 500 कॉपी को प्रोड्यूस करने में मेरा टोटल कुल खर्च कितना आ रहा है, 2000 रुपये आ रहा है। तो फिर जो टोटल खर्चा आ रहा है 500 कॉपी को बनाने के लिए 2000 है, तो सिंपल सी बात है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी, है ना। मैं ऐसा भी कह सकता था कि मान के चलिए एक कॉपी को बनाने के लिए मेरा कितना आता है, 10 रुपए का खर्चा आता है, तो 100 कॉपी बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, 100 को 10 से गुना कर दो भाई, कितना आ गया, 1000 आ गया। तो 1000 किसको बता रहा है, 1000 बता रहा है कुल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई, 100, तो 100 पे खर्चा कितना आया, 1000 आया, तो 1000 क्या है, ये मेरा टोटल कॉस्ट है। मतलब जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है, तो टोटल प्रोडक्शन पर जो कॉस्ट आती है उसी को हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। सिंपल, खत्म कहानी। डुले के अनुसार उत्पाद के एक निश्चित स्तर का उत्पादन करने के लिए जितने कुल खर्च करने पड़ते हैं उनके जोड़ों को ही हम कुल लागत कहते हैं। उनका एडिशन कर दे, जिस मैंने आपको बताया, एक क्वांटिटी पे 10, दो क्वांटिटी पे 20, तीन क्वांटिटी पे 30, क्योंकि हर एक क्वांटिटी पे 10-10 हो रहा है, तो वैसे हर क्वांटिटी पे बढ़ता जाएगा ना। फिर जब 100 क्वांटिटी पे पहुंचूंगा तो कुल मिलाकर के 1000 रुपये खर्चा हुआ, तो ये 1000 मेरा कुल लागत हो गया। अब यहाँ पे एक समस्या ये आती है कि यहाँ पे अल्पकाल में ना, अल्प यानी कि शॉर्ट रन हो गया, कुल लागत को ना दो प्रकार में बांटा गया है, यानी कि यहाँ टोटल कॉस्ट है ना, और जब बात करें आपके शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन में इसको दो पार्ट में बताया गया है। ठीक है, एक है आपका टीएफसी और दूसरा है आपका टीवीसी। अब ये टीएफसी क्या है, तो टीएफसी आपका टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी कि कुल बंधी लागत, और टीवीसी क्या है, तो टीवीसी आपका कुल परिवर्ती या परिवर्तनशील लागत क्या है, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ध्यान रखना, जब टोटल कॉस्ट हमें निकालना होगा ना, तो टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा टीएफसी प्लस टीवीसी, जहां टीएफसी हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट है और टीवीसी हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमें टोटल कॉस्ट दिया होता है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, ठीक है, तो आया समझ, तो बहुत सिंपल था ये भी। फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो टोटल कॉस्ट यानी कि टीसी, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज टू बी स्पेंट टू प्रोड्यूस अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्या बोल रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी, मनी का जो टोटल अमाउंट है, हैज टू बी स्पेंट टू प्रोड्यूस सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कॉल्ड total cost. For example, if a total of 2000 rupees has to be spent to produce 500 copies, it means the total cost of 500 copies will be 2000 rupees in very simple language. और शॉर्ट रन में बात करें तो शॉर्ट रन में
टोटल कॉस्ट को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाता है, एक आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। कई बार आपके एग्जाम में ये बोल देता है कि आपको ये दिया है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हमें ये निकालना है। तो सिंपल सी बात है, टोटल कॉस्ट में से हम इसमें से यानी कि इसमें से माइनस कर देंगे, टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल को माइनस कर देंगे तो टोटल फिक्स आ जाएगा, और टोटल फिक्स को हम टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो टोटल वेरिएबल आएगा। इतना मैथमेटिक्स तो सभी को आता है ना। अगला ये क्या है, ये आपका बंधी अचल पूरक लागत है, इसको हम कहते हैं फिक्स या सप्लीमेंट्री कॉस्ट। इसमें क्या होता है, अल्पकाल में स्थिर साधनों की लागत को हम बंधी लागत कहते हैं। यानी कि हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारा टोटल कॉस्ट क्या होता है, यानी जो भी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की उस टोटल क्वांटिटी पर जो टोटल खर्चा आता है उसी को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो दो पार्ट था, एक था हमारा टीएफसी प्लस में टीवीसी। तो ये पूछ रहा है कि टीएफसी एक्चुअल में क्या है। तो जो टीएफसी है ना, याद करो हमने लास्ट चैप्टर में यानी प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था शॉर्ट रन के अंदर कि जब भी हमें प्रोडक्शन बढ़ाना होता है ना, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना पड़ता है। जब वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं ना तो ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में जो हमारा फिक्स फैक्टर होता है, यानी कि जो बंधी कारक स्थिर कारक होते हैं, तो स्थिर कारक तो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन उस पे आने वाला जो खर्चा है वो तो फिक्स ही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा फिक्स फैक्टर है, ठीक है, जो फिक्स फैक्टर है वो हमारा अनचेंज है, चेंजेबल नहीं है। जब चेंजेबल ही नहीं है तो इस पे आने वाला जो खर्चा होगा वो हर बार भी तो सेम आएगा। माना कि एक दिन में 10 रुपए आता है तो हर बार 10 ही आएगा, 20 ही है, क्योंकि जब हमारा फैक्टर ही फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा, तो इस पे आने वाली जो कॉस्ट है वो कैसे चेंज हो जाएगी। लेकिन जो वेरिएबल है वो तो बार बार चेंज हो रहा है ना, तो इस पे मिलने वाला जो कॉस्ट है वो भी चेंज होता है, ठीक है ना। तो एनातोल मुराद के अनुसार क्या कह रहे हैं कि बंधी लागतें वे लागतें होती हैं जिनमें उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अल्पकाल का समय है, शॉर्ट रन का समय, और शॉर्ट रन में क्या होता है, हमारा जो फिक्स फैक्टर है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। एग्जांपल समझते हैं, देखो कैसे। यह लागतें उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होती। क्यों? उत्पादन शून्य हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जो लागत है वो मेरी फिक्स ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। मान के चलिए एक कंपनी उत्पादन के लिए 50,000 प्रति माह किराए पर लेती है, क्या मशीन, यानी मशीन लेती है हर महीने 50,000 की किराए पर। यदि उत्पादन की 0 इकाई बनाई जाए, मतलब मेरा उत्पादन अभी हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे 50,000 रुपये देना पड़ेगा ना किराए के रूप में। जैसे कि मान लिया जाए कि मैंने एक दुकान ली, ठीक है, उस दुकान पे मैंने किराने की दुकान खोली, ठीक है, किराने की दुकान खोली। अब मेरा एक महीने में ना कोई बिक्री ही नहीं हुई, लेकिन किराए पे जो मैंने दुकान ली थी, जो मालिक होगा उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको तो अपने किराया चाहिए चाहिए। तो मान लीजिए उसका किराया मेरा 5,000 रुपये था, तो मुझे हर महीने 5,000 देना ही पड़ेगा, भले मेरी कमाई हो चाहे ना हो। वैसे यहाँ पे भी कह रहा है कि जो मशीनरी 50,000 की लाई गई है ना, भले ही मैंने इस मशीन का यूज नहीं कर पाया, प्रोडक्शन नहीं कर पाया, लेकिन जैसे एक महीना होगा ना, मुझे वो 50,000 देना ही पड़ेगा किराए के रूप में। ये हमारी बंधी है, इसको देना ही देना है, ठीक है, इससे हम बच नहीं सकते। अगला, ठीक है, इंग्लिश में समझ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर इन द शॉर्ट रन इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू एनाटोल मुराद, fixed costs are those costs which do not change with the change in quantity of production. These costs do not change with the volume of production. मतलब अगर ये जो कॉस्ट होता है ना, प्रोडक्शन के वॉल्यूम में चेंज होने से चेंज नहीं होता, चाहे हमारा प्रोडक्शन जीरो हो या बहुत ज्यादा हो। लेकिन जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो अगर फिक्स है तो उस पर निकलने वाला जो कॉस्ट होता है वो भी हमारा फिक्स होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया भी। सो आगे क्या है, यहाँ पे इसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा फिक्स कॉस्ट है। अब यहाँ पे देखो मेरा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पहले मेरा 0 था, तब भी मेरा जो फिक्स कॉस्ट था वो 10 रुपये था, मान के चल रहा हूँ मैं। जैसे मेरा 0 से बढ़ करके एक क्वांटिटी प्रोडक्शन होता है तभी भी मेरा 10 है। मेरी क्वांटिटी 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, यानी क्वांटिटी मेरी क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है प्रोडक्शन की, यानी प्रोडक्शन मेरा बढ़ाता जा रहा हूँ। लेकिन जो फिक्स फैक्टर है वो तो मेरा फिक्स है ना। क्यों? क्योंकि कौन सी किस समय की बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है शॉर्ट रन की। तो शॉर्ट रन में जो हमारा
फिक्स फैक्टर होता है वो फिक्स होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, एकदम फिक्स है, बंध चुका है। तो उस पे आने वाली जो कॉस्ट है वो भी मेरी फिक्स ही रहेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक कंपनी 50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से एक मशीनरी को खरीदती है, मेरा प्रोडक्शन भले जीरो है, तब भी मेरे को कितना 10 रुपये देना ही पड़ेगा। मेरा प्रोडक्शन 1 2 3 4 बढ़ रहा है, तब भी मेरी कॉस्ट 10 की 10 ही है। आए समझ? तो यही चीज बताया है और यही चीज ग्राफ के जरिए समझाया गया कि हम देख सकते हैं कि क्वांटिटी मेरी 1 2 3 4 5 6 बढ़ रही है ना, लेकिन जो मेरा कॉस्ट है वो एक ही जगह कांस्टेंट है। अगर एक 10 रुपये आ चुका है तो 10 पर ही है, 10 से ऊपर 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 या नीचे कुछ चेंज नहीं हो रहा, यहीं पर फिक्स हो गया। चाहे क्वांटिटी 1 हो तब भी 10, क्वांटिटी 2 हो तब भी 10, क्वांटिटी 3 हो तब भी 10, क्वांटिटी 4 हो तब भी 10, 5 हो तब भी 10 और 6 हो तब भी 10। यानी कि हर क्वांटिटी पर जो फिक्स कॉस्ट है वो मेरा फिक्स ही है, 10 ही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आता है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल का सिंपल से मैंने आपको फंडा बता दिया कि चाहे शॉर्ट रन हो, ठीक है, या फिर लॉन्ग रन हो, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, ये क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। यानी कि इसका जो कॉस्ट होता है वो भी वेरिएबल होता है। और कॉस्ट वेरिएबल इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर यूज किए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल होते हैं, यानी कि परिवर्तित होते हैं। तो जब हमारा फैक्टर वेरिएबल है, चेंजेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसी के अकॉर्डिंग मेरा कॉस्ट भी आएगा। कैसे? मान के चलिए कि मेरी कंपनी है, उस कंपनी में 10 लोग काम करते हैं और हर एक की सैलरी कितनी है, 10,000 है। तो इस हिसाब से 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 लाख रुपए मेरा महीने का जा रहा है। करेक्ट? लेकिन ये क्या है, लेबर, लेबर मेरे वेरिएबल फैक्टर है। अगर ये लेबर मैं नो कर दूं तो फिर मेरा कितना जाएगा, फिर मेरा 90,000 खर्च होगा, 10,000 बचेगा। और अगर मैं इस नो की बजाय 11 कर दूं तो फिर 10,000 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 1,10,000 हो जाएगा। तो क्या हुआ, हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम अपने प्रोडक्शन फैक्टर को कम करते हैं तो फिर हमारा जो कॉस्ट है वो भी कम होता है, वेरिएबल कॉस्ट। और अगर हम वेरिएबल को बढ़ाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ता है। पर यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि चाहे शॉर्ट रन हो या फिर लॉन्ग रन हो, यानी कि अल्पकाल हो या दीर्घकाल हो, दोनों सिचुएशन में ये जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो चेंजेबल होता है। ये जीरो भी हो सकता है, जीरो से ज्यादा भी हो सकता है, यानी घटता बढ़ता रहता है, टेंटेटिव रहता है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो उत्पादन में परिवर्तन आने से इन लागतों में भी परिवर्तन आता है। उत्पादन कम हो तो ये लागतें भी कम हो जाती है, उत्पादन ज्यादा हो तो लागतें भी बढ़ जाती है। आया समझ? जैसे कि कच्चे माल पर किए जाने वाला खर्च, कच्चा माल ज्यादा खरीदूंगा तो लागत ज्यादा आएगी, कम खरीदूंगा तो कम आएगी। इसी तरीके से जो अस्थायी कर्मचारी, यानी कि वो कर्मचारी जो फिक्स नहीं है, तो जब फिक्स ही नहीं है तो उनको मिलने वाली मजदूरी भी मेरी क्या होगी, कम ज्यादा होती रहेगी। आया समझ? अब इसको थोड़ा इंग्लिश में समझते हैं, फिर ग्राफ से समझेंगे। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट हैव टू बी इनकर्ड बाय वेरिंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये प्रभावित होता है हमारे अलग अलग रिसोर्सेज से। इफ द आउटपुट इज लेस देन दिस कॉस्ट, यानी कि अगर आउटपुट है तो उसका जो कॉस्ट है वो भी कम आएगा। ठीक है, और अगर विद इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन, और अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है तो जो कॉस्ट है वो भी मेरा इंक्रीज होगा, यानी कि जीरो आउटपुट होने पर कॉस्ट भी जीरो रहती है और जीरो से ज्यादा होने पर मेरी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। सो दिस कॉस्ट आर कॉल्ड प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपसे वेरिएबल कॉस्ट ना देकर के प्राइम कॉस्ट पूछ सकता है या फिर डायरेक्ट कॉस्ट पूछ सकता है। तो सिंपल सी बात है यार, ये सारे का डायरेक्ट इसको इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी हम चीजें खरीद रहे हैं डायरेक्टली उसके ऊपर लग रहा है। अगर मैं क्वांटिटी ज्यादा खरीदूंगा तो मुझे पता है कि मेरी कॉस्ट ज्यादा आएगी, क्वांटिटी कम खरीदूंगा तो मेरे को पता है कि कॉस्ट कम आएगी। तो उसी के अनुसार मेरा जो प्रोडक्शन है उसमें चेंज आए। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम। समझो, ये क्या मेरा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम देख रहे हैं कि जब हमारा प्रोडक्शन जीरो था तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो। जैसे मेरा प्रोडक्शन 1 हुआ, वेरिएबल कॉस्ट मेरा 5, 2 हुआ, वेरिएबल कॉस्ट मेरा 8, क्वांटिटी 3 हुई, वेरिएबल कॉस्ट मेरा 10। यानी कि जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। और 10 क्वांटिटी होने पर ये 42 हो जाता है। और इसी को हमने ग्राफ के जरिए समझाया है। ये देखो, जो ये वाला हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा क्वांटिटी, इसको हमने समझाया है नीचे एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, और जो मेरा वेरिएबल
परिवर्तनशील लागत है, ये हमारा इधर आ जाएगा वाई एक्सिस की तरफ। अब इसकी को इस तरीके से हम मिला देंगे 0 से, तो यहाँ पर ये 2 4 इधर आ जाएगा ये 5। इस तरीके से 2 पे मिलाएंगे, 2 पे कितना है 8 है, तो यहाँ कितना हो गया 5 6 ये 8, तो यानी कि ये वाला 8। इसी तरीके से ये भी मिलाते जाएंगे तो हमारा पूरा ग्राफ कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। और ये क्या है, ये मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि टीवीसी है। लेकिन जो टीएफसी होता है हमें पता है कि वो एकदम बिल्कुल सीधा होता है, टीएफसी होता है यानी कि फिक्स होता है, चाहे क्वांटिटी कितनी भी बढ़ती जाए इसमें चेंज नहीं आता। लेकिन देखो यहाँ पे क्वांटिटी के बढ़ने से इसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया, जिसके अंदर आपको कोस्ट के बारे में चीजें बताई और कोस्ट कितने प्रकार के होते हैं हमने वो समझा। शॉर्ट रन में किन चीजों के बढ़ने से हमारा कोस्ट कम या ज्यादा बढ़ता है हमने ये समझ लिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज आपको थोड़ा और अच्छे समझाने की कोशिश भी की, साथ ही साथ अपनी स्पीड भी बढ़ाई। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जिनको धीरे धीरे बोलो तो समझ में आ तो रहा होता है उनको, लेकिन बोरियत लगता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी ऐसी चीज समझ में आए ना जहाँ लगे हमारी कमी है, बेझिझक बोला करो, क्योंकि अगर हम आपकी सुनेंगे तो ही तो हम आपको और बेटर क्वांटिटी प्रोवाइड कर पाएंगे ना, बेटर क्वालिटी दे पाएंगे आपको हर एक चीज के लिए। सो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना ना भूलें और बने रहिए। बने रहेंगे तो मेरा मकसद जो है आपको वहां तक पहुंचाने का वो मैं जरूर पहुंचाऊंगा। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। ये चीज मैं आपको पढ़ ही लेते हैं, है ना, वक्त हमारे पास है तो पढ़ ही लेते हैं। सिर्फ एक ही कंसेप्ट है हमारे आज का, बंधी लागत, इसके बारे में मैंने आपको बढ़ा ही दिया था। तो आप इसका एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसमें डिफरेंस बताया गया है। आप पढ़ लेंगे खुद ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी है, वो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, सो खुश रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं तो। ठीक है, हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।